हेलो बच्चों, ठीक है। आप प्रेपरेशन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेपरेशन के मैप्स, इसी तरीके से प्रेपरेशन और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के जो मैप्स है मैं तुम्हें हर चैप्टर में बनवाऊंगा, ठीक है। इससे तुम्हें ये रिवाइज करने में आसानी होगी कि कौन से प्रोसेस से क्या बन रहे हैं, मतलब किस किस स्टेप में तुम एल्काइल हाइड्राइड को अल्कोहल्स में चेंज कर सकते हो या अल्कोहल्स को एल्काइल हाइड्राइड्स में चेंज कर सकते हो, है ना। तो दीज आर द वेज इन विच यू कैन डू दैट। तो एल्केन्स में तुमने देख लिया कि भाई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, चाहे इसके थ्रू हो चाहे इसके थ्रू हो, ठीक है। चाहे तो तुम इसको लिख लो कि ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट तरीका और ये सेकेंड तरीका है और करके, ठीक है। तो सेम वे एलाइलिक जो सब्स्टिट्यूशन है वो 3 तरीके से होता है। एल्कीन से तुम्हें 2 तरीके से मिलता है, एक विद पेरोक्साइड, एक विदाउट पेरोक्साइड। HCl तो विदाउट पेरोक्साइड यूज़ हो जाता है, लेकिन पेरोक्साइड के साथ में कोई इफेक्ट मिलता नहीं, सेम ही प्रोडक्ट आता है। शॉर्ट्स रिएक्शन फ्लोराइड्स के लिए हो गई, हैलोजन एक्सचेंज कहते हैं इसको, इसमें भी हैलोजन एक्सचेंज है, फिंगलस्टाइन रिएक्शन है। अल्कोहल से बहुत सारे हैं, ठीक है। HCl, HBr या HCl, KBr और KI, इनसे, या फिर तुम्हारे जो फॉस्फोरस के क्लोराइड्स होते हैं या ब्रोमाइड्स आयोडाइड्स होते हैं, सल्फर के क्लोराइड्स होते हैं, ये पायरिडीन और ईथर, इसमें ये क्या कहते हैं रिटेंशन के साथ में, और वो दूसरा वाला इन्वर्जन के साथ में मिलता है। देन अगेन दिस THCl, ये तुम्हें बताया था, ये राइडेंस मेथड भी बताया था, और ये बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शन बताई थी। सो दीज आर द रिएक्शन। तो अपने पेपर में क्या करना, जो एक पेज होगा वहाँ पे प्रेपरेशन जब लिखोगे ना, यानी प्रेपरेशन मैप करके लिखना, और ऐसे नहीं, ऐसे में मत बनाना, ऐसे में बनाना, ठीक है। इसको लैंडस्केप कहते हैं, इसको पोर्ट्रेट कहते हैं, ठीक। ये बनाना है तुमको। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसको मैं यहाँ लिखे रहने दे रहा हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मैं लिखवाऊंगा नहीं। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट थिंग्स, और उसका जो PDF है वो तुम वेबसाइट से भी देख सकते हो, और मैं तुम्हें ग्रुप में तो दे ही दूँगा, ठीक है। तो वेयर आर दे, हाँ जी। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर तुम देखो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्यों है ये भी तुमको पता है, क्योंकि डाइपोल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। डाइपोल इज गेटिंग क्रिएटेड, गेटिंग माई पॉइंट। डाइपोल इज गेटिंग क्रिएटेड ओवर हियर। डाइपोल कैसे क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पोलराइजेशन ऑफ द बॉन्ड है। अगर मैं पोलराइजेशन ऑफ द बॉन्ड दिखाने की कोशिश करूँ तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। वेयर इज इट, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ द बॉन्ड क्या होगा, CX, ठीक है। ये डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ये डेल्टा नेगेटिव आएगा, ठीक है। दिस इज द पोलराइजेशन ऑफ द बॉन्ड। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है भाई, डाइपोल मोमेंट इस बॉन्ड के लिए क्या होगा, इसका डेल्टा जो इसका चार्ज है Q इंटू इसकी लेंथ, ठीक है। तो लेंथ पे भी डिपेंड करता है, लेकिन तुम्हें पता होगा लेंथ इज़ नॉट द वन विच डोमिनेट्स, इट्स द चार्ज। तो यूजुअली जो आता है HX की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जो CX बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज़, जैसे Me की बात करें CH3I, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी CI बॉन्ड लेंथ, मतलब CX बॉन्ड लेंथ जो होगी वो इसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। CH3Br, CH3Cl, CH3F, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर हम CC इसकी, ये तो बॉन्ड लेंथ थी, ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ थी। अगर मैं इसका डाइपोल मोमेंट देखूँ तो डाइपोल मोमेंट जो होगा यहाँ पे CI का लीस्ट होगा, फिर CBr का ज़्यादा होगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है कि CF आता है और फिर CCl आता है, ठीक है। CCl का जो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। क्लियर है। इसका एक टेबल मैंने यहाँ पे बना के दिया हुआ है और तुम उसमें देख सकते हो जो मैंने टेबल दिया है। ये बेसिक हो गया इसमें। अब इस डाइपोल मोमेंट का एज सच कोई इसमें यूज़ नहीं है, लेकिन अगर तुम देखो ये डाइपोल बन चुका है, इसका असर इसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट पे कैसे पड़ेगा। देखो बॉइलिंग पॉइंट में तुम देखोगे कि डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल इंड्यूस डाइपोल रिएक्शन इंटरेक्शंस जो होते हैं, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन जो हैं वो हायर होंगे। अब तुम बोलोगे कि सर ये तो हायर होने चाहिए जिसमें डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, अग्रीड, लेकिन साथ में साइज़ भी तो आता है भाई। बॉइलिंग पॉइंट में अगर तुम देखो इसका जो साइज़ है और इसका जो साइज़ है ये बहुत छोटा है, इसका थोड़ा बड़ा है, इसका थोड़ा बड़ा है, इसका सबसे बड़ा है, तो साइज़ भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए समझ लो कि डाइपोल मोमेंट की वजह से यहाँ पे इंट्रैक्शंस तो होंगे, डाइपोल इंट्रैक्शंस, बट मास की वजह से भी क्या बोलते हैं उसको,
द बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो वो है वेरिएशन, बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन ऐसा ही होता है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। ये तो एक एग्जाम्पल है, हालांकि जितने भी तुम ट्रेंड्स देखोगे सारे के सारे ऐसे ही होते हैं। अब ऐसा क्यों होगा उसमें भी देखो कि जैसे इसमें पोलराइजेबिलिटी है, ठीक है, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसकी सबसे कम होती है। तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी तो अगर मान लो ओवरऑल इनका डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा ना भी हो तो जो इंड्यूस डाइपोल बन रहा है वो ज़्यादा बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसका भाई पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये पॉजिटिव है, तुम्हारा न्यूक्लियस है और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अगर ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो कोई भी इसको आकर डिस्टर्ब कर सकता है और ये थोड़ा सा इस तरीके का कुछ हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दिस इट विल बिकम समवट लाइक दिस, ठीक। तो यहाँ पे टेम्परेरी डाइपोल बन गया। तो ये डाइपोल बनने की जो कला होती है या जो एबिलिटी होती है वो इसमें ज़्यादा होती है, इसमें कम। तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो आप मैं तो यहाँ पे बॉन्ड की वजह से बोल रहा था। ये बॉन्ड मोमेंट है जो मैं बात किया यहाँ पे। डाइपोल मोमेंट जब किसी बॉन्ड के लिए बोला जाता है तो वो बॉन्ड मोमेंट होता है, ये ध्यान रखना। ओवरऑल के लिए जब हम बात करते हैं, ओवरऑल मॉलिक्यूल के लिए, दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इसको इंड्यूस आसानी से किया जा सकता है। अगर ये इंड्यूस आसानी से हो सकता है तो इसकी वजह से भी इसका डाइपोल इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। इंड्यूस होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी, और अगर पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है तो इंड्यूस डाइपोल बन सकता है, और इंड्यूस डाइपोल बनेगा तो उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। सेम विद डेंसिटी की अगर हम बात करें, डेंसिटी का भी ये सीन है। डेंसिटी का फंडा क्या है? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है ना भाई। देखो सिंपल सी बात है कि मास सबसे ज़्यादा किसका आएगा? इसका आएगा ना, एज कम्पेयर टू दैट। क्लियर है ना? इसका सबसे आएगा एज कम्पेयर टू दैट, ठीक। तो हमेशा यही काइंड ऑफ सीक्वेंस रहेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम्हारा CH3I, CH3Br, CH3Br, CH3Cl और CH3F हो, या फिर कोई और हो, मतलब C2H5 वाला हो, इथाइल ग्रुप लगा हो, इथाइल वाले हो सारे डेरिवेटिव्स, या प्रोपाइल वाले सारे डेरिवेटिव्स हो, इनकी हमेशा ज़्यादा होगी इन दोनों से, इसी सीक्वेंस में। लेकिन इसमें एक चीज़ और आती है कि वाटर की कहाँ होगी? तो वाटर की इनके बीच में होती है, यहाँ पर। क्यों? ये इन दोनों का भार जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इनकी जो डेंसिटी होती है थोड़ी वाटर से ज़्यादा होती है, इनकी दोनों वाटर से कम होती है। अगर तुम कभी भी CH3Cl, CH2F और इनको डाल दो तो तुम्हारी लेयर्स बनती चली जाएंगी। सबसे नीचे जो होगा वो CH3I होगा, फिर उसके ऊपर CH3Br होगा, और वाटर में डाला है तो वाटर की थर्ड लेयर होगी, फिर फोर्थ लेयर किसकी होगी? CH3Cl की, और फिर CH3F की। गॉट इट? ये डेंसिटी का फंडा है इसका। गॉट इट? दूसरा, अगर मान लो किसी एक ही कार्बन पे, जैसे अभी मान लो इसको हटा दो, इन सबको हटा दो, अगर एक ही कार्बन पे हम एक से ज़्यादा हेलोजन लगाते हैं, एक से ज़्यादा हेलोजन लगाते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट या फिर ये डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, इसका तो बॉइलिंग पॉइंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे तुम नंबर ऑफ हेलोजन्स बढ़ाओगे एक ही कार्बन पे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट हुआ कि अगर तुम एक ही कार्बन पे एक से ज़्यादा हाइड्रोजन लगाओ सेम टाइप के, है ना, तो मतलब कंपेयर हम वैसे ही कर रहे हैं ना, वैसे अगर तुम दूसरा भी लगाओगे तो भी बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं इसमें बोलता हूँ CH2I2 और CH2Br2 तो इसका ज़्यादा होगा CH2I2 का। क्लियर होगी बात? सेम वे डेंसिटी की अगर तुम बात करो तो डेंसिटी में अगर मान लो मैं कहता हूँ इसकी बात करूँ CCl4, इसकी ज़्यादा होगी किससे? CHCl3 से, इसकी ज़्यादा होगी CH2Cl2 से, और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इसकी वाटर से ज़्यादा होती है जिसकी CHCl3 से, नहीं सॉरी CH3Cl से ज़्यादा होगी। गॉट इट? तो ये छोटा मोटा तुम्हारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में है। इसकी PDF तुम्हें मिल जाएगी, अदरवाइज यू कैन गो टू द वेबसाइट shikshamritam.com। और जो मैंने तुम्हें आई हैव सेंट यू दीज फ्लायर्स, उस फ्लायर्स में वहाँ पे QR कोड है, QR कोड को अपने फ़ोन से स्कैन करो, इट विल स्ट्रेट अवे टेक यू टू दी वेबसाइट और दी यूट्यूब चैनल, वो दोनों वहाँ पे है, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ देन अगेन तुम्हारा, ठीक है, ये तो तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। गॉट इट? अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बात करने से पहले ना, सबसे पहले हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है विच इज़ कॉल्ड द लीविंग ग्रुप एबिलिटी। द लीविंग ग्रुप एबिलिटी, देखो इसमें जो मैक्सिमम रिएक्शंस होती हैं तुम्हारे एल्काइल लाइट्स में, जो रिएक्शन दी जाती है, मैंने क्या बताया था? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी, हाँ या ना भाई बताओ? यही तो बताया था मैंने। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी कि नहीं थी? सब्स्टिट्यूशन थी, एलिमिनेशन थी। एलिमिनेशन थोड़ा बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी तो सब्स्टिट्यूशन है,
है ना। और सब्स्टिट्यूशन किसका बताया था मैंने, ये मिटा रहा हूँ भाई अब मैं, ठीक है। अगर तुम्हें अभी भी नहीं तुमने लिखा है तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन राइट इट आफ्टरवर्ड्स, लीव अ पेज फॉर दिस। हमको मन की शक्ति देना, मांगे जय करें, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें। ये जो गाना, मतलब गाना क्या, भजन कह लो, जो भी है, ये इट हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग। जब वो बोलता है ना खुद की जय करें, तो बोलोगे अरे यार, मैं आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट कि अरे यार तो बड़ा क्या कहते हैं, सेल्फिश होने की लिए बात करें कि अपनी जय कैसे कर सकते हैं, भगवान की जय होगी या क्या कहते हैं किसी व्यक्ति और किसी जो हमसे बड़े हैं उनकी जय होगी, डेफिनेटली उनकी जय होगी। लेकिन इनका कहने का जो इसका मतलब है वो बाद में समझ में आया कि इफ़ यू डू नॉट लव योर सेल्फ, इफ़ यू डू नॉट चेरिश योर सेल्फ, इफ़ यू डू नॉट वैल्यू योर सेल्फ, यू विल नॉट बी एबल टू वैल्यू एनी वन। भगवान को भी नहीं, भगवान को भी तुम वैल्यू नहीं करोगे, ठीक है। तो अपने आप को वैल्यू करना सीखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली नाउ अ डेज, ठीक है जी, जहाँ पे लोग कुछ ना कुछ तुम्हें बोलते रहेंगे, बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, है ना। एंड दे विल टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू एंड यू विल बी लाइक अच्छा, किसी ने अच्छा बोला तो ऐसा है, ये खुश, और किसी ने बुरा बोला तो एकदम यूँ, डजंट मैटर, यू शुड नो व्हाट यू आर, हु यू आर। एनीवे, कमिंग बैक टू द सेम दिस थिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड लीविंग ग्रुप एबिलिटी। पहले तो इसको हेडिंग डाल लो, यहाँ पे क्या डालोगे हेडिंग, पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें लीविंग ग्रुप एबिलिटी। अच्छा, पहले ये लीविंग ग्रुप का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं भाई। हमने क्या बताया था, हेलो एल्केन्स रिएक्शंस कैसे देते हैं, RH, और फिर यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो इस पर अटैक करेगा और ये भाई साहब बाहर निकल जाएंगे, ऐसा कुछ रिएक्शन होगा। तो ये भाई निकल रहा है ना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक निकलेगा और एक आएगा। तो जो निकल रहा है वो लीविंग ग्रुप हो गया ना, जो लीविंग निकल रहा है वो लीविंग ग्रुप हो गया, और उसकी निकलने की, कटने की वहाँ से जो एबिलिटी है उसको हम कहते हैं लीविंग ग्रुप एबिलिटी। क्लियर होगी बात, ठीक। अच्छा, तो अभी इस पर बहुत ज़्यादा इलैबोरेट नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पे देखो कि अटैक कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, और निकल कौन रहा है, कोई और, या तो न्यूक्लियोफाइल ही होता है बेसिकली ये भी, बट ये लीविंग ग्रुप इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा रिएजेंट हो गया और ये लीविंग ग्रुप हो गया, गॉट इट। अभी के लिए समझो, तो लिखो इसमें the group which is replaced in the reaction, या ऐसे करके सबसे पहले लिखो halo alkanes give two types of reactions, halo alkanes give two types of reactions, है ना, two types of reactions. First, nucleophilic substitution reactions, second elimination reactions, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, substitution means replacement of one group by another, ठीक है, फुल स्टॉप लिखो। the group that leaves the substrate is called leaving group, ठीक है, is called leaving group, and the ease with which or the ability to leave, है ना, ease with which the group leaves or the ability to leave is called leaving group ability या न्यूक्लियो। हालांकि ये बहुत ज़्यादा यूज्ड टर्म नहीं है, लेकिन कहीं पे अगर तुम्हें दिखे तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफ्यूगैलिटी, ठीक है, न्यूक्लियोफ्यूगैलिटी, ठीक, क्लियर हो गया। अब इसमें देखो ये निकला और बना कैसे, X माइनस करके बना है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ही आएगा, तो भाई जब नेगेटिव चार्ज वाला कोई आएगा तो नेगेटिव चार्ज लेके तो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि यहीं पे छोड़ जाएगा अपना नेगेटिव चार्ज, नहीं, पॉसिबल नहीं। X माइनस यहाँ दे रहे, अब X माइनस अगर निकल रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने आप में खुद काफ़ी स्टेबल होगा। अगर स्टेबल नहीं हुआ तो वो आसानी से निकल नहीं पाएगा, ठीक है ना भाई। क्या है, यहाँ से निकला, क्यों निकला, क्योंकि वो खुद में अपने आप में आराम से स्टेबल है, नॉट दैट कि इतना स्टेबल है कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाए, बट इट
इट इज़ नॉट वेरी अनस्टेबल, आराम से स्टेबल रहेगा, इसलिए आराम से निकल लेगा। अच्छा, जो स्टेबल होते हैं, जो अनायन स्टेबल होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वो जो नेगेटिव चार्ज है उसको आसानी से हैंडल कर पा रहे हैं। हैंडल करने का मतलब क्या हुआ, या तो उसको डिस्पर्स रख रहे हैं। ध्यान रखना, कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड होगा ना चार्ज तो कभी भी स्टेबल नहीं होगा। जब हमने ये बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो वर्सेस देखा था, उसमें क्या था हमने कि भाई अगर चार्ज जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है तो बहुत ज़्यादा, व्हाट डू कॉल दिस, इट इज़ वेरी वेरी अनस्टेबल। इस वजह से अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे देता है, इट बिहेव्स लाइक अ वेरी गुड बेस। लेकिन अगर वो जो चार्ज है वो डिस्पर्स्ड है, वो फैला हुआ है ना, या कहीं पे रेजोनेंस में आ गया, तो वो जो पर्टिकुलर चीज़ है, ठीक है, वो जो पर्टिकुलर अनायन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, उसका नेगेटिव चार्ज होगा वो ज़्यादा डिस्पर्स्ड होगा। अब क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसका नेगेटिव चार्ज या जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अवेलेबल भी नहीं होंगे। अवेलेबल नहीं होंगे तो हम क्या कहेंगे, दैट इट इज़ इट्स अ पुअर बेस। ठीक है, दोबारा से इसको बोल रहा हूँ, अगर कोई ग्रुप निकल रहा है तो वो तब निकल रहा होगा जब वो काफ़ी स्टेबल होगा। अगर स्टेबल हुआ तो क्या हुआ, उसका मतलब, स्टेबल होने का मतलब हुआ कि वो जो नेगेटिव चार्ज है वो उसको आसानी से हैंडल कर पा रहा है, या तो वो कहीं रेजोनेंस में है या तो वो उसको डिस्पर्स करके रख रहा है ना। और अगर डिस्पर्स करके रखता है तो व्हाट हैपन्स, इट इज़ नॉट एबल टू गिव दैट दोज इलेक्ट्रॉन्स टू एनीथिंग, एनीवन, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता वो अच्छा बेस नहीं होता है। तो जो आसानी से निकल जाएं वो गुड लिविंग ग्रुप्स होते हैं। और वो गुड लिविंग ग्रुप्स इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को आसानी से हैंडल कर पा रहे हैं। और हैंडल कौन कर पाता है, जो कि आसानी से चार्ज को ना दे, ठीक है, सॉरी, आसानी से हैंडल कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो चार्ज अच्छा आसानी से नहीं दे पाएगा, इसका मतलब वो अच्छा बेस नहीं होगा। तो अच्छा ग्रुप लिविंग ग्रुप है और बेकार बेस है, ये दोनों सेम चीज़ होती हैं। तो हम कह सकते हैं पुअर बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप्स, या गुड लिविंग ग्रुप्स आर पुअर बेसिस, व्हाटएवर, लाइक दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। दोबारा बोल रहा हूँ, लिविंग ग्रुप एबिलिटी का मतलब है कि ये स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए अपना इसका नेगेटिव चार्ज कहीं डिस्पर्स होना चाहिए या रेजोनेंस में होना चाहिए। रेजोनेंस या डिस्पर्शन में हुआ तो अपना चार्ज आसानी से दे नहीं पाएगा, और अगर दे नहीं पाएगा तो अच्छा बेस नहीं होगा। तो लिविंग ग्रुप मीन्स पुअर बेस, ठीक है। तो लिख लो, देखो, बेस्ट लिविंग ग्रुप्स आर दोज दैट बिकम मोस्ट स्टेबल आयन आफ्टर लीविंग, ठीक है, आफ्टर लीविंग, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक। स्टेबिलिटी लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ द आयन मीन्स dispersion of the negative charge and hence low availability of the electrons, hence weak base, ठीक है। तो इस लाइन को बहुत ही अच्छे से सुंदर से लिख लेना, लिखो, पुअर बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप्स। अब मैं LG करके लिखूंगा। LG का मतलब जो कंपनी है वो नहीं है, लाइफ्स गुड नहीं है। आज से LG का मतलब तुम्हारे लिए लिविंग ग्रुप है, ठीक है, लोकल गार्जियन भी नहीं, लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो बस अब इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक। लिविंग ग्रुप, तो ये ध्यान रखना है हमेशा, इसमें लिखो गुड लिविंग ग्रुप always stabilizes this transition state, ठीक है, always stabilizes the transition state and lowers its energy, of activation, thereby increasing the rate of reaction.
ठीक है। यहाँ पर अगर तुम देखो पहले वाला, इस वाले में अगर तुम देखो I माइनस वीक बेस होता है क्योंकि, है ना, और ये वाला बेस्ट बेस होता है इन चारों में। तो भाई अगर बेस के हिसाब से ये अच्छा बेस है और ये पुअर बेस है तो ये अच्छा लीविंग ग्रुप हुआ, ठीक है, लीविंग ग्रुप, गॉट इट, ठीक है। तो लीविंग ग्रुप के हिसाब से ये एबिलिटी होगी। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं इसमें। जैसे ये हो गया, ठीक है, लिखते चले जाना, बहुत सारे हैं, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार आएगा तुम्हारा जेई में भी, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इसको कहते हैं हम टोसाइल, ठीक है। ठीक, इसको एल्काइल सल्फोनेट आयन बोलते हैं, इसको टोसाइलेट आयन बोलते हैं, टोसाइलेट आयन, ठीक है। इसमें जो ये वाला ग्रुप होता है ना, ये जो ग्रुप है ये वाला, एक सेकेंड, इस ग्रुप को हम बोलते हैं टोसाइल, ठीक है, और या फिर टीएस, टी स्मॉल एस, ठीक है, ध्यान रखना। ये भी मैंने जब प्रिपरेशन कराई थी उसमें भी करवाया था, तुम्हें याद होगा, तुम्हें नहीं याद होगा तो एल्कोहल्स में कराया था, एल्कोहल्स को वीकर बेस बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि एल्कोहल्स में जो ROH होता है ना, अगर तुम इसको निकालोगे तो OH माइनस निकलेगा। OH माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस मतलब पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो पुअर लिविंग ग्रुप को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए तरीके हैं, वो मैंने थोड़ा बहुत वहाँ बताया था, आज थोड़ा और बताऊँगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्राइफ्लेट आयन, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड C4F9SO3 माइनस, इसको हम बोलते हैं पर फ्लोरो ब्यूटेन सल्फोनेट, ठीक है जी। तो कहाँ थे हम, हाँ, ये सारे, ठीक है। इसमें ये वाला होगा, ये वाला यूज़ होगा, ये वाला बड़ा यूज़ होगा, ठीक। और CF3 हो गया, C6, ठीक है। इनकी एक मैं सीक्वेंस लिखवाऊंगा, पहले कुछ और सीक्वेंसेस लिख लो। जैसे ये हो गया RO माइनस इज़ पुअर लिविंग ग्रुप, देन OH माइनस इज़ पुअर लिविंग ग्रुप, देन PHO माइनस। यहाँ पे देखो रेजोनेंस की वजह से चार्ज स्टेबलाइज हो जाता है, दिस इज़ फिनॉक्साइड, ठीक है, फिनॉक्साइड। अगर ये तुम्हें समझ में ना आ रहा हो तो ऐसा कुछ होता है ये, तो यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबलाइज होता है। OH माइनस तुम्हें पता है, RO माइनस तुम्हें पता है, तो इसमें चार्ज यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा तो ये अच्छा बेस होगा, ये थोड़ा वीकर बेस होगा, ये सबसे वीक होगा। इनमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो है वो इस तरीके से वेरी करेगी, ठीक है। देन अगेन अगर मैं बात करूँ इसकी CF3COO माइनस और CH3COO माइनस, तो तुम ये देख रहे हो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस में तो है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस होने के साथ साथ CF3 ये और इलेक्ट्रॉन माइनस I ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, डिस्पर्स करेगा, ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, तो ये ज़्यादा ये पुअर बेस हो जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। मतलब इसमें यूँ समझना है, समझो पुअर लिविंग ग्रुप नहीं भी समझ में आ रहा ना, बस इतना ध्यान रख लेना जब कभी भी लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखनी हो कि उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना ज़्यादा स्टेबलाइज है, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये लाइन भी लिख लो, ठीक है। द मोर स्टेबल द आयन, ऐसे लिख लो, द मोर स्टेबल द अनायन, द मोर स्टेबल द अनायन द बेटर लिविंग ग्रुप इट इज़, द बेटर लिविंग ग्रुप इट इज़, ठीक है। तो क्लियर होगी बात। तो ये जो दोनों के दोनों है ना ये भाई साहब, इनको हम बोलते हैं सुपर लिविंग ग्रुप, सुपर लिविंग ग्रुप, सुपर LG, ठीक है, सुपर LG है ये, ठीक है। अगर मैं PLG लिख रहा हूँ मतलब पुअर लिविंग ग्रुप है, और GLG लिख रहा हूँ मतलब गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये सुपर लिविंग ग्रुप्स हैं, इससे भी एक अच्छा होता है, वो भी आगे बताएंगे, गॉट इट, ठीक है। अभी ऐसा करते हैं, इनको मिटा के मैं ना इनका एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ,
ठीक है, इनके एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है, मैंने भी उठाई है कहीं से, ठीक। तो लिखते चले जाओ इसको, C4 F9 SO3 माइनस ग्रेटर दैन CF3 SO3 माइनस ग्रेटर दैन। भाई इन दोनों के नाम तो मैं बता चुका हूँ, ये ट्राइफ्लेट आयन है, ये परफ्लोरो ब्यूटेन सल्फोनेट आयन है, ये तुम्हारा ये टोसाइलेट है ना, ये भाई साहब नोसाइलेट है, ठीक है। नोसाइलेट क्यों है, देखो यहाँ पे NO2 लगा होता है और यहाँ पर SO3 माइनस, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है ना, इसको इन्होंने शॉर्ट में SO3 लिखा हुआ है, ठीक है, SO3 माइनस, देन देर इज दिस, ठीक है, Br और SO3 माइनस, इसको बोलते हैं ब्रोसाइलेट, ये नोसाइलेट है, नाम भी मस्त है, नोसाइलेट, ब्रोसाइलेट, सिसाइलेट, पासाइलेट, मासाइलेट, ठीक है। तो ये सारे नाम जो हैं, ना भी याद हो, डजंट मैटर, एक आइडिया होना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पर NO2 है, NO2 एक नेगेटिव माइनस आई ग्रुप है, तो इस चार्ज को और ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे Br माइनस, इसका माइनस आई ग्रुप है, और ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, इसकी कोई रेजोनेंस तो है नहीं, ठीक। देन अगेन दिस इज कॉल्ड बीसाइलेट, ठीक है। बीसाइलेट इज, अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ ये है तुम्हारे पास SO3 माइनस, और अगर यहाँ पे हम रहे तो मैं TSCl लिख रहा हूँ सीधे, सॉरी टोसाइलेट लिख रहा हूँ, TSO माइनस, क्योंकि इसमें देखो, इसमें तो ये है, और टोसाइलेट में क्या है, एक और CH3 लगा दिया, CH3 प्लस आई ग्रुप होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा डिस्टेबलाइज करेगा कंपेयर टू दिस, ठीक है। टोसाइलेट आ गया, गॉट इट, एंड देन CF3 COO माइनस एंड देन CH3 CO, गॉट इट, ठीक है। डेफिनेटली ये इन सब से कहाँ गया, नहीं, ठीक है, इतना काफ़ी है, गॉट इट। चलो जी, नीचे वाले मिटा रहा हूँ भाई मैं, ठीक है जी। अच्छा, पुअर लिविंग ग्रुप्स जो होते हैं वो होते हैं OH माइनस, NH2 माइनस, OR माइनस, ठीक है, ये सारे के सारे पुअर लिविंग ग्रुप्स है, ध्यान रखना, इनको PLG कहूँगा मैं, ठीक। अच्छा, इसके अलावा देखो, लिविंग ग्रुप हैज़ लोअर बॉन्ड एनर्जी विद द कार्बन, लिविंग ग्रुप हैव लोअर बॉन्ड एनर्जी विद द कार्बन, ये पॉइंट है, लिख लो इसको, लोअर बॉन्ड एनर्जी विद कार्बन, ठीक है जी। और ठीक है, चलो अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं Br, जैसे मैंने इन्हीं की बात करी है, इनमें अगर मैं Br माइनस का अटैक कराता हूँ ROH में, तो इसमें कौन सा ज़्यादा, भाई यहाँ से अगर निकलेगा तो कौन सा निकलेगा, R, ये Br मान लो, और OH माइनस, तो यहाँ पर जो निकल रहा है वो बेस कितना है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीकर बेस है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस कैसे निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता, क्योंकि लिविंग ग्रुप होने के लिए इसको अच्छा बेस होना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। जबकि ये अच्छा बेस नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिस, ये बहुत अच्छा बेस है, ये लीव नहीं करेगा, तो दिस रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। सेम वे अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल है कोई, ठीक है, और तुम अगर बात करो CH3 की, तो CH3 अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया मान लो, और ये हमारे पास रिएक्शन आ गई, और तुम कहोगी हाँ सर ये हो पाएगी, मैं कहूँगा ये भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि CH3 माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तुम अगर इन सब में देखो तो CH3 माइनस इज़ ग्रेटेस्ट, NH2 माइनस ग्रेटेस्ट, OH माइनस ग्रेटेस्ट, फिर F माइनस, ठीक है जी। तुम देख रहे हो कि CH3 माइनस कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, गॉट इट, ठीक। और इसमें और क्या है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, एक कुछ और हम बता देते हैं, उस वाले में मैं भूल गया था इसको बताना, OH माइनस, PH माइनस, ठीक है।
यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज S के ऊपर है, S बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स्ड होगा, इसके पास डी ब्लॉक डी सबशेल्स भी हैं, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पे छुपा सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकता। गॉट इट? ठीक है, नो साइलेट टो साइलेट सारा कुछ हो गया। अब तुम्हें तरीके बता रहा हूँ कि अगर मान लो तुम्हारे पास गुड लिविंग ग्रुप हो तो उसको बैड लिविंग ग्रुप में, सॉरी बैड लिविंग ग्रुप हो या गुड बेस हो तो उसको गुड लिविंग ग्रुप में, या इस तरीके से लिखो, कन्वर्टिंग लिखो, कन्वर्टिंग पुअर लिविंग ग्रुप्स इनटू गुड लिविंग ग्रुप्स, PLG टू GLG, कन्वर्टिंग PLG टू GLG। तो क्या करना होता है, डिपेंड करता है कि किसके साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो लिखो इसमें, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ROH की बात करता हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है, ROH कभी भी ऐसे निकलेगा नहीं, लेकिन एक तरीका है, अगर कभी भी हम इसे H+ के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं तो व्हाट हैपेंस इज इट गेट्स प्रोटोनेटेड, ये प्रोटोनेट हो जाएगा। अभी मैंने पिछले चैप्टर में इसी चैप्टर में सॉरी प्रेपरेशन के दौरान तुम्हें बताया था ये किस तरीके से होता है। अब क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है तो यहाँ पर क्या बनता है R+, और मतलब यहाँ पे मान लो न्यूक्लियोफाइल कोई है, ये इस पर अटैक कर लेगा तो यहाँ पे RNU बन जाएगा और OH निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर OH- था, ठीक है, उसको हमने H2O में कन्वर्ट कर दिया, तो ये गुड बेस OH गुड बेस पुअर लिविंग ग्रुप, ये क्या है वीक बेस एज कंपेयर टू OH, तो वीक बेस है ना, ठीक है, और गुड लिविंग ग्रुप। गॉट इट? ठीक है, तो इसमें समझ में आ गया होगा। ठीक, तो लिख सकते हो OH minus becomes a good living group in acidic medium. OH minus becomes a good living group in acidic medium. ठीक है, in acidic medium. In acidic medium, while not a good living group in neutral or basic medium. मतलब एसिडिक में अच्छा होगा, बेसिक और न्यूट्रल में अच्छा नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, मान लो यही सेम चीज़ मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम कि भाई इसके साथ में अगर हम TSCl का रिएक्शन करा दें तो क्या बना जाएगा, ये ROTS। ठीक है, अब ये जो ग्रुप है ये TSCl को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 ये तुम्हारा टोसाइल ग्रुप है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर से बता रहा हूँ, ये TS ग्रुप है, टोसाइल ग्रुप है, ये आ जाएगा। ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पर R++ TSO-, ये वीक बेस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या था OH-, ये स्ट्रॉन्ग बेस था। तो क्या किया, बस कोशिश ये करनी है कि जो OH- है या OH ग्रुप है उसको स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस में कन्वर्ट कर दो, अपने आप से वो छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, गॉट इट? ये लिख लो, गुड लिविंग ग्रुप में हमने कन्वर्ट कर दिया। सेम वे अगर मैं मान लो बात करूं, अब जो एग्जाम्पल है ना वो पापा एग्जाम्पल है सबका, वो पापा एग्जाम्पल इसलिए है, देखो जब कभी भी हम HNO2 को, ये ध्यान रखना अमीन्स में आएगा भाई, ये अमीन्स में देखना, अमीन्स फर्स्ट डिग्री हो चाहे तुम्हारे एक सेकेंड फर्स्ट डिग्री या फिर बेंजीन वाले अराइल अमीन्स, ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेना, ऐसे लिख लेता चलो इसको, 1 डिग्री और अराइल। अगर 1 डिग्री और अराइल कभी भी हुए, ठीक है, तो वो HNO2 के साथ में, इसको HNO2 को हम होनो करके भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखा होता है NaNO2 + HCl। ये ऐसे क्यों लिखा होता है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता, मतलब तुम इसे बना के स्टोर करके रख नहीं सकते, इट विल डिसइंटीग्रेट। तो क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए हम इन सिटू करते हैं, मतलब उसी वक्त बनाते हैं इसको, NaNO2 और HCl को मिला देंगे तो ये बन जाएगा। अगर इसकी रिएक्शन इसके साथ हो गई तो क्या क्या बनेगा यहाँ पे R, इसको हम बोलते हैं डायज़ोनियम आयन। यहाँ पर जो ये ग्रुप है ये भैया बहुत सबका बाप है, क्यों, क्योंकि ये N2 देता है, और N2 क्या होता है, वेरी स्टेबल गैस। ठीक है, तो अगर ये बहुत ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट दे रहा है तो तुम्हें पता होगा जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है तो जो इक्विलिब्रियम है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये
रहेगा नहीं, ये में कन्वर्ट हो जाएगा एज सुन एज दिस गेट्स फॉर्म्ड। ये फॉर्म होता है, ये फॉर्म होते ही इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी वेरी स्टेबल गैस। तुम्हें पता है कि 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज दिस ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंग, कि ये इनर्ट तो नहीं कहना चाहिए, हालांकि रिएक्ट करती है, लेकिन बहुत ही नॉन रिएक्टिव सी गैस है, ठीक है, और बहुत स्टेबल है बिकॉज ऑफ दी ट्रिपल बॉन्ड जो इसमें होते हैं। तो क्योंकि ये स्टेबल है, यहाँ से बनता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये सबका पापा है, मतलब सबका पापा, बेस्ट लिविंग ग्रुप। और तुम अगर यहाँ पे देखो लिविंग ग्रुप क्या था, NH2 माइनस, ठीक है, और NH2 माइनस जो होता है इट्स नॉट अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी गुड बेस। तो ये अच्छा बेस है, ये बेकार बेस है, चाहो तो तुम इस तरीके से लिख लो, या ये लिख लो कि भाई ये वेरी वेरी स्टेबल है, इस वजह से गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है, और यहाँ पर ये बुरा बेस है, सॉरी अच्छा बेस है, बुरा लिविंग ग्रुप है। गॉट इट? ठीक, तो इसको लिख लो, दिस यहाँ पे लिख लो, इसमें ये बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट्स होते हैं, ये इतना स्टेबल होता है कि बेंजीन डायोजोनियम, देखो भाई ये कभी बनता है, अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये कभी बनेगा, ठीक है, ये कभी बनेगा, ये कभी नहीं बनता एक्सेप्ट फॉर इसके केस में। अगर मान लो मैं ऐसा कुछ कर दूं, ऐसा, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो ये हमेशा ये देगा ही देगा, समझ में आया? मतलब ये और किसी के साथ नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ इसके साथ बनता है। तो देख लो कि इसकी स्टेबिलिटी है, इसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी कितनी ज़्यादा है कि भाई साहब इस तक को फॉर्म कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल इतना ज़्यादा है कि इसकी अनस्टेबिलिटी को काइंड ऑफ ओवर पावर या बैलेंस कर देता है, ठीक है। तो लिख लो ये लिख लो, इट मेक्स बेंजीन कार्बोकैटायंस, इट मेक्स बेंजीन कार्बोकैटायंस, है ना, बी ब्रैकेट मिलेगा, वेरी वेरी अनस्टेबल, ठीक है, वेरी वेरी अनस्टेबल फ्रॉम बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट्स, फ्रॉम बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। तो ये तुम्हारी बात हो गई तुम्हारे न्यूक्लियोफिलिक सॉरी लिविंग ग्रुप की बात हो गई। अब हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट जो रिएक्शंस है। अब तुम्हारी रिएक्शंस पूरी की पूरी डिस्कस होंगी। देखो भाई, यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, वो रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म, उससे रिलेटेड जो भी कुछ है वो सब दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि ये जो भी है ये डिस्कस हो जाती है तुम्हारी रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर में, जो लास्ट ईयर हो गई थी, ठीक है। तो लास्ट ईयर मतलब तुम्हारे फर्स्ट ईयर में 11th में, गेटिंग माई पॉइंट, ये हो गई थी। नाउ इसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा ये चैप्टर और अगला चैप्टर दोनों, इसमें ये रिएक्शंस आती ही आती हैं। दोबारा से इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। कुछ भी अगर तुम्हें नहीं समझ में आए बताना, कुछ भी डाउट लगे कि भाई ये चीज़ समझ में ना आई हो, बाद में अगर समझ में ना आई हो तो वो भी मेरे को बताना, ठीक है। गॉट इट? तो अब देखो इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। SN का मतलब क्या हुआ? S मतलब ये टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, इसका मतलब क्या हो गया कि कौन सा अटैकिंग रिएजेंट है। तो अगर मान लो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता तो हम इसको इस तरीके लिख लेते हैं, अगर एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता तो हम इसे इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर होगी बात? तो SN का मतलब समझ जाओ क्या होता है, ठीक। इसमें सबसे पहला जो, इसके दो पार्ट होते हैं, एक SN1 होता है, एक SN2 होता है। तो SN2 पहले मैं बता दूंगा और फिर तुम्हें कल मैं SN2 बताऊंगा। SN1, ठीक है, SN1 इसको बोलते हैं हम यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एकदम नंबर 1, ठीक है। ऑर्डर तुम जान चुके हो, मॉलिक्यूलैरिटी भी तुम जान चुके हो, तुमने रिसेंटली केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर था उसमें इसको पढ़ा था। गेटिंग माय पॉइंट? तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, ये चीज़ें तुमको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि ये किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। SN1 SN2
है ना। और यूनिमॉलिक्यूलर क्या है, जो मॉलिक्यूलरिटी क्या है या ऑर्डर क्या है, ये टाइम पे मैं समझा दूंगा, दोबारा समझा दूंगा, हालांकि आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस। ठीक, तो हम एक मिनट, कितना टाइम हो गया यार, ये ना 40 मिनट हो गए, तो इतना टाइम कैसे हो गया भाई। अच्छा ओके, शिट 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 शिट, ठीक है, हाँ थे हम, हाँ इसको हम ये कहते हैं। तो हो क्या रहा होता है इसमें वो देखते हैं, एक एक करके, एक एक स्टेप वाइज देखेंगे। जैसे तुम्हारा, मैं इसको किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज बता रहा हूँ, तुम्हारे हेलो एल्केन्स के कॉन्टेक्स्ट में ही बताऊंगा, ये ध्यान रखना, हेलो एल्केन्स के कॉन्टेक्स्ट में ही बताऊंगा, ठीक है। तो क्लियर होगी बात। और हालांकि ये जो रिएक्शंस हैं ये तुम्हारे अल्कोहल्स और ईथर्स दोनों में आती है। मैं इसे क्या बोलते हैं इसको, हेलो एल्केन्स के कॉन्टेक्स्ट में ही बताता हूँ। जैसे मान लो एक हेलो एल्केन है, आई होप कि तुम्हें इसका मतलब पता होगा जो मैं यहां बना रहा हूं। ठीक, यहां पर एक कार्बन है, ठीक, कार्बन पे एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और एक लीविंग ग्रुप समझ लो इसको। हालांकि इस केस में लीविंग ग्रुप क्या है, क्योंकि हम रिएक्शंस किसकी यूज कर बता रहे हैं, हेलो एल्केन्स की, तो ये X इज हैलोजन, ये X यहाँ पे हैलोजन है। बाकी और भी हो सकते हैं जो कि और किसी उसमें तुम देखोगे, लेकिन अभी हैलोजन के रिस्पेक्ट में देखो। यही चीज़ को अगर तुम कहीं Lg लिख दो, लीविंग ग्रुप लिख दो कोई के कॉन्टेक्स्ट में, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसलिए यूनिवर्सल है, एल्काइलाइट्स, एल्कोहल्स एंड ईथर्स, इन तीनों में आएगा। तो ये दोनों जो बॉन्ड्स पतले पतले वाले हैं, इनका मतलब है कि ये दोनों बॉन्ड्स एक ही प्लेन में है। इसका मतलब है ये अबाउ द प्लेन है, ठीक है, इसका मतलब है ये अबाउ द प्लेन है। दोबारा से बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा बहुत समझना जरूरी है। तो ये दोनों के दोनों ये सेम प्लेन में है, ध्यान से देखो, ठीक है, ये दोनों सेम प्लेन में है। ये तुम्हारा R डैश हो गया, ये तुम्हारा X हो गया। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक ऐसे वो लगाया हुआ है, ये क्या हो गया, इस प्लेन के, ये जो दोनों का प्लेन है इससे आउट हो गया कि नहीं आउट हो गया, ये बाहर है प्लेन से, और जो ये D है ये अंदर है। क्लियर होगी बात। अब मान लो कि यहां पर ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक, ये X जो है अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, X अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागा, तो ये बनेगा, और ये जो तीनों हैं इसके ऊपर पॉजिटिव। तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये कायरल भी है, ये चारों ग्रुप हमने अलग अलग बनाया है कि कायरल भी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसको हम कहते हैं कार्बोकटायन, और ये कहलाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। कार्बोकटायन इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये ध्यान रहे, बहुत सिंपल चीज़ है लेकिन ध्यान रहे, ठीक है, ओके। अच्छा, अब क्योंकि देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये कार्बन कैसा था, sp3 हाइब्रिडाइज था। यहाँ पर क्या है, इसके 3 बॉन्ड है और एक ऑक्टेट खाली है, वो सॉरी इसका एक वो खाली है, ऑर्बिटल खाली है, तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्रीज। ये एंगल कितना था, 109 डिग्रीज या उसके आसपास कहीं पे होगा, ठीक है। अभी लिख नहीं रहा इसको क्योंकि डिपेंड्स कि कौन सा है, बट ये अराउंड 120 होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर तुम देख रहे हो ये तीनों के तीनों ये इस तरीके से है, देखो अगर मैं इसे बनाऊं तो ये प्लेनर दिख रहा है, प्लेनर दिख रहा है, एक प्लेन में है तीनों के तीनों, ठीक है, एक प्लेन में दिख रहे हैं। अभी क्या है, इसको रखा ही इस तरीके से है, इस तरीके से देखो, यहाँ पर ये जो है ये H को बता रहा है क्योंकि H बाहर दिख रहा है, ये D को बता रहा है क्योंकि ये प्लेन के अंदर है। और प्लेन कैसा है, एक सेकंड रुको, प्लेन इज दिस इज द प्लेन, ये क्या है, ऑन द प्लेन है, दिस इज ऑन द प्लेन, दिस इज अबव द प्लेन या आउटसाइड द प्लेन, एंड दिस इज बिलो द प्लेन, इनसाइड द प्लेन, ठीक है। तो एक एक चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है।
ये तुम्हारा सबस्ट्रेट हो गया और रिएक्टेंट समझ लो, ये तुम्हारा ऐसे कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया। गॉट इट? अच्छा, अब अगेन मान लो कि इसके पास न्यूक्लियोफाइल आता है। अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इसके पास दो तरीके हैं न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करने के। मान लो कि ये तुम्हारे पास इस तरीके से ये कार्बोकैटायन है, ठीक है, कार्बोकैटायन दिख रहा है, ये इस तरीके से कार्बोकैटायन है, प्लेनर है ये। अच्छा, तो प्लेनर लिखा नहीं क्या मैंने? ये ट्राइगोनल प्लेनर, ध्यान रखना, ये ट्राइगोनल प्लेनर है। क्यों? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं तो उसका ज्योमेट्री क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है भाई? ये आ गया तुम्हारा, ठीक, ये प्लेन में है, ये तीनों की तीनों। अब अगर ध्यान से देखें, मैं इसको इस तरीके से रखूं तुम्हें पर्सपेक्टिव देने के लिए, हालांकि दिखा मैंने ऐसे ही रखा है जिस तरीके से अभी दिखा है, तो चलो ठीक है, ऐसे ही रहने दो इसको। इसकी ये साइड खाली है, यहाँ से कोई आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है। क्या ये साइड खाली है, यहाँ पे कोई रिपल्शन है? नहीं, इस साइड से भी आ सकते हैं। यहाँ दो साइड से अटैक हो सकता है, तो उन दोनों साइड के अटैक को मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके से। एक तो ये वाला अटैक हो सकता है या फिर ये वाला अटैक हो सकता है, कहीं से भी। अब तुम बोलोगे सर ये तो गलत बात है, आप दिखाई जब न्यूक्लियोफाइल को आगे से रहे हो तो इतना घूम के क्यों जाएगा, वो तो सामने से आ जाएगा। अग्रीड, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल यही थोड़ी ना है, ये तो मैंने क्योंकि तुम्हें इक्वेशन बता रहा हूँ, रिएक्शन बता रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे बनाया। रिएक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल तो किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है। अब अगर किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है तो यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है। गॉट इट? अच्छा, यहाँ पर लगने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज में ये तीनों तो इसके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गए, तो इसमें अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितना हुआ? एक। अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होगा एक, वो होगा इस तरीके से, लाइक परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है, ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी। इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसे अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये जो तुम्हारा कार्बोकैटायन है वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, तो यहाँ पर एम्प्टी होगा, यहाँ पर ऐसा और यहाँ पर ऐसा। गॉट इट? तो इस एम्प्टी ऑर्बिटल को ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या तो इस वाले को या इस वाले को। गॉट इट? सिंपल इनफ। ठीक है जी। अब अगर इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पर अगर इस तरफ से दिया, इस तरफ से दिया, तो क्या बनेगा? CNU R डैश H D, ठीक है, प्लस CN। ओके, अब दूसरा वाला क्या है? इधर से है, ठीक है, इधर से है। इधर से अगर हुआ तो क्या बनेगा? C, इधर पे NU, ये तो R डैश वैसे ही रहेगा, और अब ये थोड़ा इधर चला जाएगा, मतलब रहेगा प्लेन के ऊपर ही, लेकिन पहले ऐसा था तो अब ऐसा हो जाएगा, और जो D था वो भी ऐसा था, अब ऐसा हो जाएगा। तो H जो है तुम्हारा वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, और जो D है तुम्हारा वो इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट? और अगर तुम इन दोनों को ध्यान से देखो तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। ये क्या कहलाएंगे? इनैंशियोमर्स। दीज आर इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमॉर्फ्स, जो भी कहना चाहते हो कह लो भाई, डजेंट मैटर, ठीक है। शादी थोड़ी ना करनी तुम्हें उससे। गॉट इट? ठीक है। इसमें इसको इंस्टेड ऑफ हियर, लेट मी राइट इट हियर, तब थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब खाली खाली है, ठीक है। तो सिंपल है। इसमें क्या हो रहा है? पहले ये बॉन्ड टूट रहा है, फिर कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, उसके बाद जाके यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक दो साइड से हो सकता है, इसलिए हमें इनैंशियोमर्स मिलेंगे, या जब कभी भी इनैंशियोमर्स मिलते हैं एक ही रिएक्शन में, हम उनको कहते हैं कि ये क्या होगा? दिस होल थिंग विल बी कॉल्ड अ रेसिमिक मिक्सचर,
रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो इसमें इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दो चीज़ें इसमें नोट करने वाली है। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो स्टेप होता है टूटने वाला, ये स्लो स्टेप होता है। और स्लो स्टेप होता है, दो स्टेप है ना ये, इन दोनों में स्लोअर स्टेप ये है, इसलिए रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ये है। ये तुम्हें याद होगा, मैंने बताया था केमिकल काइनेटिक्स में। और ये जो स्टेप होता है ये फास्ट होता है, दिस इज अ फास्टर स्टेप। ठीक है, तो क्लियर है। अच्छा, इसके साथ में ये तो पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि यहाँ पर अगर तुम देखो ये बॉन्ड टूटा तो 1 सेकेंड में तो नहीं टूटा होगा ना, लाइक इसमें बॉन्ड धीमे धीमे ये बड़ा होगा बॉन्ड, और ये फिर अपने इन्फ्लुएंस से, इसकी इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाएगा, भग जाएगा। तो क्या होगा, इसमें कुछ इस तरीके की एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये ट्रांजिशन स्टेट है, और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। बिफोर इट गेट्स कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। गॉट इट। अच्छा, सेम वे, ठीक है, सेम वे यहाँ पर भी क्या होगा भाई, बॉन्ड बन तो रहा है लेकिन एकदम क्षण भर में तो नहीं बनेगा, सेकेंड्स में तो नहीं बनेगा। ठीक है, डू यू नो जिफी, JIFFY, मैंने बताया भी था। जिफी इज़ ऑल्सो अ यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, और निमिष सुना है, निमिष क्या होती है, उतना समय जितनी देर में तुम अपनी पल के झपक लेते हो। ठीक है, दैट इज हाउ द यूनिट ऑफ टाइम वॉज डिफाइंड इन आर स्क्रिप्चर्स। जो हमारे साइंटिफिक जो उपनिषद्स हैं उसमें इस तरीके से चीज़ें डिफाइन की गई हैं। जैसे योजन जो है कि जो सूर्य का जो डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कैलकुलेटेड। ठीक है, इट वॉज कैलकुलेटेड वे बिफोर द यूरोपियंस डिड इट। ठीक है, यूरोपियंस ने बोला कि हमने बड़ा डिस्टेंस कैलकुलेट किया, नहीं, उससे बहुत बहुत पहले इनफैक्ट श्लोकों में ये करके कैलकुलेट करके रख लिया था दैट डिस्टेंस। ऑल्सो अगर तुम कभी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हनुमान जी की चालीसा अगर तुम पढ़ोगे तो उसमें एक पर्टिकुलर वो आता है, क्या कहते हैं, योजन पर दो, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 8 योजन पर भानु, ठीक है, लीजियो ताई मधुर फल जानू। तो इस वाले में अगर तुम कभी पढ़ोगे ना तो तुम्हें उसको कैलकुलेट करोगे योजन और वो सब करके, कभी मैं इस चीज़ पे भी लेक्चर दूंगा एक बारी, उस पर अगर तुम देखोगे तो दैट यू विल गेट द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ वेरी क्लोज टू द मॉडर्न वैल्यू। जो भी मॉडर्न वैल्यू है उसके बहुत क्लोज है वो वैल्यू। सेम वे बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल्स है यार, मतलब कभी आराम से बताऊंगा। सो इफ़ एनी वन सेज दैट यू कम फ्रॉम अ वेरी वीक कल्चर, वेरी सुपरस्टिशियस कल्चर, एक झापड़ लगा देना उसे। ठीक है, मेरी तरफ से लगा देना, बोलना मैंने कहा था। ठीक है जी, बहुत सारी चीज़ें हैं विच पीपल डू नॉट नो बट दे एनी हाउ भौंकते रहते हैं, बोलते रहते हैं फालतू का। एनीवे, अगर यहाँ पे इसका बॉन्ड बनेगा तो कैसा होगा, ऐसा ही कुछ होगा ना कि नहीं। इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ा स्लाइटली नेगेटिव होगा, ये स्लाइटली पॉजिटिव होगा, ये R तो डैश ऐसे ही रहेगा, ये H जो है वो ऐसे ही रहेगा, ये जो D है वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये भी एक ट्रांजिशन स्टेट है। तो अगर ये ट्रांजिशन स्टेट है तो हम इसको 1 कह सकते हैं, और ये ट्रांजिशन स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट 2 कह सकते हैं। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड TS2। ठीक है, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इसे अच्छे से नहीं समझोगे तो आगे चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, कहाँ थे हम, TS1 TS2। अब तुम देखोगे, तुम बोलोगे सर ये तो ट्रांजिशन स्टेट है सर, तो ये क्या है, ये क्या, ये दोनों सेम नहीं है। ये भी तो भाई, ये भी तो मिलती नहीं हमको, ये भी हमें नहीं मिलता, सिर्फ ये होता है शुरुआत में और मिलता ये है। तो हमें इसका पता होता है, इसका पता होता है, लेकिन हमें इनका नहीं पता होता। ठीक, लेकिन क्या है, ये इसमें बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ पूरा, इसमें बॉन्ड पूरा बना नहीं है। ठीक है, इस वजह से इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रिएक्शन इंटरमीडिएट। हालांकि इसकी एनर्जी भी इन दोनों से काफ़ी हाई होगी, लेकिन इसकी एनर्जी इन दोनों से डेफिनेटली कम होगी, ये ध्यान रखना, डेफिनेटली कम होगी। ठीक है, तो लिखो मोर स्टेप, अच्छा इसमें लिखो एवरी स्टेप हैज़ अ ट्रांजिशन स्टेट, एवरी स्टेप हैज़ अ ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है,
and reaction intermediate is a little more stable, and the reaction intermediate is a little more stable than the transition state, a little more stable than the transition state on account of having lower energy. इसके पास जो एनर्जी होती है वो लोअर है. क्यों? क्योंकि इनके पास देखो ये बॉन्ड टूट रहा है. जब टूट रहा होता है तो इनके बीच में रिपल्शंस थोड़े ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू दिस. ठीक है, तो रिपल्शन ज़्यादा होंगे तो उससे इनकी उसकी एनर्जी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी. ठीक है, लिटिल मोर देन द टीएस विद लेस एनर्जी. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, टीएस इज़ वेरी वेरी शॉर्ट लिव्ड. टीएस ये तो कभी कभी इसके कुछ प्रमाण मिल भी जाते हैं. इनके प्रमाण मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं. तो ये मतलब इतनी जल्दी टूट भी जाते हैं बन के कि पता भी नहीं चलता, हम उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते. ठीक है, तो लिखो टीएस इज़ वेरी वेरी शॉर्ट लिव्ड, हेंस it is not possible to isolate or study them. Hence it is not possible to isolate or study them. ठीक है, पहली चीज़. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे रिगार्डिंग दिस स्टेप. ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है. फर्स्ट स्टेप तुम्हारा स्लो स्टेप है. अब तुम्हें पता है कि जब अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होती है वो तो एक ही स्टेप में हो जाती है, तो उसमें हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती रेट एज फार एज रेट इज़ कंसर्न. लेकिन जब कभी भी एक से ज़्यादा स्टेप होंगे तो उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होगा दैट विल गवर्न द रेट ऑफ द होल रिएक्शन. ये तुम्हें पता है, और इसमें स्लो स्टेप ये है तो ये गवर्न करेगा. ठीक है, तो इसमें लिखो इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. ठीक है, इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ब्रैकेट में लिखना रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप. ठीक है, द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. Hence first step in this reaction is the RDS. अब RDS में ध्यान रखना हमेशा, जैसे ये RDS है. अब RDS के एंड में तुम्हें क्या मिल रहा है? रिएक्शन इंटरमीडिएट. तो ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, दोबारा बोल रहा हूँ, स्लो स्टेप जो कि RDS है उसके एंड में तुम्हें क्या मिल रहा है? एक कार्बोकेटाइन, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट. अगर जितना ज़्यादा रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतना ही फास्ट ये स्लोअर स्टेप होगा. अब तुम बोलोगे सर स्लोअर स्टेप है तो फास्ट कैसे? भाई देखो, इसको यूँ समझो जैसे ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है. ये लेट्स से 100 सेकेंड्स में हो रहा है और ये 0.1 सेकेंड्स में हो रहा है, तो क्या इसमें और इसमें कोई कंपैरिजन है? नहीं है. ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पर ये 100 सेकेंड्स में हो रहा था, मान लो थोड़ा फास्ट होके 80 सेकेंड्स हो गया, तो पहले से तो फास्ट हो गया ना, लेकिन क्या इसके कंपैरिजन में कुछ इसमें फ़र्क पड़ा है कि इनके कंपैरिजन? अगर तुम इसके ऑर्डर्स की बात करो, इसको इससे कंपेयर करने की कोशिश करो, नहीं. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट, क्या बोलते हैं इसको, दिस हैज़ नथिंग, दिस इज़ नॉट कंपेरेबल टू दिस. द स्पीड और द टाइम दिस टेक्स इज़ नॉट कंपेरेबल टू दिस. तो जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा उतना जल्दी या उतना फास्ट तुम्हारा स्लो स्टेप हो जाएगा, और उतनी ही फास्ट तुम्हारी रिएक्शन का रेट भी हो जाएगा, है ना. मैंने बताया था कि जो स्लो स्टेप है दैट गवर्न्स द रेट ऑफ द रिएक्शन. इसके एग्जांपल अभी दूंगा, पहले इस चीज़ को लिख लो फिर एग्जांपल देता हूँ इसका. लिखो मोर स्टेबल द RI, faster the rate determining step. ठीक है, assuming that the stable RI is formed during RDS. ठीक है, is formed during RDS. अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट एग्जाम्पल में. अभी उसको क्या करेंगे, अच्छा पहले इसका वो बना लेते हैं ना, इसका एनर्जी डायग्राम बना लेते हैं. आज के लिए उतना ही करेंगे, सिर्फ एनर्जी डायग्राम बने. वो कल जो एग्जाम्पल है वो मैं उस एग्जाम्पल जो है कल मैं दूंगा. अभी स्लो और फास्ट को ऐसे समझो कि तुम हो गए और तुम्हारा एक सबसे धीमे बिल्कुल स्नेल की रफ्तार से दौड़ने वाला एक दोस्त है, और उसैन बोल्ट है. अब तुम्हें पता होना चाहिए उसैन बोल्ट कौन है. ठीक है, अगर नहीं होगा पता तो गूगल कर लेना. उसैन बोल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है. ठीक है,
रनिंग में, ओलंपियन है मतलब। अगर मान लो तुम तीनों मिलकर रिले खेल लो, रिले रेस पता है ना, हाथ में ऐसे कुछ डंडा सा होता है, एंड यू रन एंड until unless you give that डंडा to your teammate who is standing let's say 200 meters away from you, जब तक कि तुम उसको भाग के ये नहीं देते तब तक वो अपना चक्कर पूरा नहीं करेगा। अब मान लो कि उसैन बोल्ट तुम्हारे साइड में है, बाकी सबसे तुम compete कर रहे हो, तो लोग बोलेंगे अरे भाई उसैन बोल्ट तो मतलब इनके साथ में है तो जीत जाएंगे। लेकिन मान लो जो तुम्हारा वो कछुए से भी धीमे चलने वाला दोस्त है, वो अगर दौड़ने लगे धीमे 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 धीमे, वो दौड़ते दौड़ते इतना टाइम ले ले कि उसैन बोल्ट जो टाइम ले रहा है इसके टाइम लेने में, और इसने जो टाइम लिया है वो उसैन बोल्ट के टाइम ने जो टाइम लिया उससे बहुत ज़्यादा है। तो उसैन बोल्ट कितना भी तेज़ दौड़ ले, क्या तुम रेस जीत सकते हो? नहीं जीत सकते। इसलिए कहते हैं कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, ठीक है। इसलिए तुम्हारी टीम में जो सबसे स्लोएस्ट आदमी है, व्यक्ति है, वो है तुम्हारा दोस्त, है ना, कछुए की रफ्तार से कम चलने वाला दोस्त। वो इस रेस की जो तुम्हारे जीतने की प्रोबेबिलिटी है उसको डिटरमिन करेगा। सेम वे इसकी जो रेट होगा वो स्लोअर स्टेप डिटरमिन करेगा। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड होता है, इसका कोई ऐसा नहीं कि ये स्लो क्यों है, वो है। हालांकि ऐसा कह सकते हो कि ये टूटने में समय लगता है, ये बनने में समय नहीं लगता, ठीक है। अच्छा, अब इसका हम ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। आज के लिए सिर्फ उतना ही करेंगे। निमिष, ठीक है जी। मान लो हमने पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट ग्राफ बनाया एक, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो सबस्ट्रेट रिएक्टेंट यूजुअली लोअर लेवल पे होता है, तो यहाँ से इसकी एनर्जी शुरू करी। अब मैंने क्या बताया, TSI की जो एनर्जी होती है बहुत हाई होती है, तो ये सीधे टक ऊपर पहुँच जाएगा। अब ये ऊपर पहुँच के यहाँ पे इसकी ये स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट 1 बनी है। अब क्या होगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी थोड़ी कम है। लेट्स से कि ये नीचे गया इस तरीके से, अब नीचे गया, फिर से क्या है, ये बहुत नीचे तो नहीं जाएगा, इसकी एनर्जी भी है लेकिन कंपेयर टू दिस इसकी एनर्जी लो है, इसलिए यहाँ आ गया। अब फिर से गया और फिर से, क्योंकि भाई यहाँ से फिर ट्रांजिशन स्टेट 2 बन रही है, इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा है, तो फिर से अप करेगा और फिर ये टक से नीचे चला जाएगा। यहाँ पर तुम्हारे प्रोडक्ट हो गए, यहाँ तुम्हारे रिएक्टेंट हो गए। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट को नीचे बनाया रिएक्टेंट से, अज्यूमिंग कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जरूरी नहीं है कि एक्सोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक भी हो सकती है, और अगर एंडोथर्मिक हो तो पी थोड़ा इससे ऊपर बनेगा। ये तुम ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स में देख चुके हैं, ये वही केमिकल काइनेटिक्स वाला डायग्राम है। अब यहाँ पर अगर हम देखें असाइन करें कि कौन सी एनर्जी किसके लिए है, तो सिंपल सी बात है, ये तो रिएक्टेंट के लिए है। अब इससे बिल्कुल हाई एनर्जी पे है TS1, ठीक है। फिर क्या होता है, यहाँ पे RI बनता है, जिसे हम बोल सकते हैं कार्बोकेटाइन, ठीक है। RI बना और फिर से ये ऊपर गया, इसको बोलेंगे हम TS2, और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया तुम्हारा, गॉट दिस, ठीक है। तो अब इसमें ऑब्जर्व करने वाली क्या चीज़ है कि एनर्जी वाइज तो तुमने देख लिया। अब यहाँ पे देखो, मैंने इसको बड़ा बनाया, इसको छोटा बनाया, ठीक है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो भी देखो। अगर RI है, ध्यान रखना, RI इज ऑलवेज, रिएक्शन इंटरमीडिएट इज ऑलवेज सराउंडेड बाय 2 ट्रांजिशन स्टेट्स, सराउंडेड बाय 2 ट्रांजिशन स्टेट। पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा ये है कि RI का प्रोडक्ट में जाना और रिएक्टेंट में जाना इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये जो क्रेस्ट है दोनों का, किसका इसके रिस्पेक्ट में हाई है। अगर इसका हाई है तो यूँ समझो यहाँ से निकलना इसके लिए थोड़ा आसान रहेगा, तो ये जल्दी से निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए ज़्यादा टिल्टेड रहेगा, तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा या इसका इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्टेड होगा। अगर मान लो ये वाला जो डिप है, मतलब ये वाला जो क्रेस्ट है और ये वाला जो क्रेस्ट है, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो इसकी कोशिश ये होगी कि ये नीचे की तरफ जाए, इस तरफ, तो रिएक्टेंट की तरफ मूव करेगी, मतलब इसका जो इक्विलिब्रियम है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्टेड है।
और लास्ट चीज़, अगर ये दोनों के दोनों सेम हो गए, सेम हाइट पे हो गए दोनों के दोनों, तो इस केस में ये इक्विलिब्रियम में अटेन कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये इधर भी इक्वली प्रोबेबिलिटी से जा सकता है और इधर भी। तो अगर दोनों तरफ जा सकता है तो इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, और ये केस होता है सल्फोनेशन में, ठीक है, बेंजीन के सल्फोनेशन में। तो इन तीनों पॉइंट्स को लिखवाता हूँ और आज का हम कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। तो पहले लिखो, Ri इज सराउंडेड बाय, Ri इज ऑलवेज सराउंडेड बाय, Ri is always surrounded by two transition states on both sides, two TS on both sides, two TS on both sides. Got it? ठीक है, ठीक है। इसमें लिखो नेक्स्ट, if height of crest of TS2, if height of crest of TS2 is lower than height of crest of TS1, ये पहला केस हो गया। इफ़ हाइट ऑफ क्रेस्ट ऑफ TS2 इज़ लोअर देन हाइट ऑफ क्रेस्ट ऑफ TS1, ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट विल हैव हायर टेंडेंसी, Ri will have higher tendency to move to right side, to move to right side, hence equilibrium will also be shifted to the right side, ठीक है ना, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, सो टू से, बहुत सरल शब्दों में ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ये लिख लो। नेक्स्ट लिखो सेम चीज़ में, इफ़ हाइट ऑफ क्रेस्ट ऑफ TS2 इज़ हायर देन, इफ़ हाइट ऑफ क्रेस्ट ऑफ TS2 इज़ हायर देन द हाइट ऑफ क्रेस्ट ऑफ TS1, इज़ हायर देन द हाइट ऑफ क्रेस्ट ऑफ TS1, then the reaction will have tendency to go to the left side, then the reaction will have the tendency to get to the left side, hence then the reaction will have the tendency to go to the left side, hence the equilibrium will be shifted to the left, hence the equilibrium will be shifted to the left. लेस या लेस प्रोडक्ट फॉर्म ऐसे लिखो, लेस प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। इफ़ बोथ आर इक्वल, दोनों हाइट्स इक्वल है, इफ़ बोथ आर इक्वल देन इक्विलिब्रियम इज सेट, देन इक्विलिब्रियम इज सेट। दिस हैपन्स इन केस ऑफ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन जो होती है ना, वो रिएक्शन जो है तुम्हारी इक्विलिब्रियम के साथ बढ़ती है, तो उसमें उसी तरीके के जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। तो जब अब वे तुम ऑलरेडी पढ़ चुके होगे, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आता है। एनीवे, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड इट। और इससे रिलेटेड जो भी कुछ क्वेरीज हैं, यू कैन नाउ यू हैव द वेबसाइट एज वेल, तुम उस पर भी जा सकते हो। चलो बाकी सब चीज़ें कल करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, लव यू गाइज।